जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत या एक लाइन जरूर सुनी होगी कहीं ना कहीं कि हम डरते नहीं हैं युद्धों से, हम डरते हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। राजा जयचंद बहुत ही विवादित इतिहास रहा है उनका। आज भी हमारे देश में या हमारे इतिहास में या हमारे कभी भी जब हम चर्चा करते हैं राजा जयचंद के बारे में तो बस यही बोलते हैं कि वो एक गद्दार राजा थे। पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये बात कितना सच है। जो किस्से कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, आज उसको हम फैक्ट के तराजू पे कसने की कोशिश करेंगे कि हमारा इतिहास और हमारा साक्ष्य इसके बारे में कितना बताता है कि राजा जयचंद गद्दार थे या फिर कोई और बात थी। दोस्तों, पहली कहानी जो कि आप सभी को पता हो, ऐसा कहा जाता है कि राजा जयचंद के पृथ्वीराज से कुछ व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण वह मोहम्मद गोरी से जा मिला और जिस कारण से पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। पर यह कितना सही है और कितना गलत, आइए आज हम इस फैक्ट के बारे में बात करते हैं। सन 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरीके से पराजित किया था। मोहम्मद गोरी इस हार को पचा नहीं पा रहा था। वह इस हार का बदला लेने के लिए हमेशा से बेचैन था। इसी बीच कुछ ऐसा हो जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से प्यार हो जाता है, मगर महाराज जयचंद इस रिश्ते के खिलाफ थे, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को भगा के ले जाते हैं और फिर वहां पे वो शादी कर लेते हैं। सम्राट पृथ्वीराज की इस हरकत के बाद जयचंद ने सम्राट से सारे रिश्ते तोड़ लिए और उनके खिलाफ एक जंग की शुरुआत कर दी। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद युद्ध के मैदान में बहुत बार आमने सामने हुए और हमेशा ही जयचंद की हार हुई। लेकिन इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के बहुत सारे महत्वपूर्ण सेनापति मारे गए और जिससे वो दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। पृथ्वीराज चौहान की इस हरकत से आसपास के राजाओं पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने यह निश्चय किया कि आगे से हम कभी भी पृथ्वीराज चौहान का किसी भी युद्ध में साथ नहीं देंगे और जयचंद उन्हें ऐसा करने के लिए बोल भी रहे थे। इतिहास के पन्ने हमें आज भी यह बताते हैं कि राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान युद्ध के मैदान में बहुत बार आमने सामने होते हैं, पर जयचंद सफल नहीं हो पाते हैं। इस सफल नहीं होने के कारण पृथ्वीराज चौहान पर जीत के लिए वह मोहम्मद गोरी को फिर से पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए बोलते हैं। मोहम्मद गोरी जो सन 1191 में पहले ही पृथ्वीराज से हार के वापस लौट चुका था, वो भी इस मौके का फायदा उठाना चाहता है, क्योंकि मोहम्मद गोरी भी ये बात समझता है कि बिना किसी की मदद से वह पृथ्वीराज पर विजय नहीं पा सकता है। मोहम्मद गोरी राजा जयचंद की बात को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि राजा जयचंद ने मोहम्मद गोरी को यह भी कहा था कि उसकी सेना भी उसकी मदद करेगी। जब पृथ्वीराज चौहान को यह बात पता चलती है कि मोहम्मद गोरी फिर से दूसरा हमला करने वाला है उसके साम्राज्य पे, तो वह आसपास के सभी राजाओं को इसके लिए मदद के लिए बोलते हैं। लेकिन कोई भी राजा जयचंद के कहने पर पृथ्वीराज की मदद के लिए सामने नहीं आता है। इसके उलट वो लोग पृथ्वीराज चौहान के विपरीत मोहम्मद गोरी के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। पर 3 लाख की विशाल सेना का मालिक पृथ्वीराज चौहान यह सोच रहे होते हैं, मैं मोहम्मद गोरी पे विजय प्राप्त कर लूंगा अपनी सेना के दम पे। इधर मोहम्मद गोरी भी अपनी 3 लाख की सेना लेके राजा पृथ्वीराज पे हमला करता है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज की सेना ने बढ़त बना ली थी, लेकिन बाद में मोहम्मद गोरी के तेज घुड़सवारों ने पृथ्वीराज चौहान के हाथियों को भड़काना शुरू किया। हाथी, जो कि पृथ्वीराज चौहान के सेना का सबसे बड़ा ताकत था, उसको जब घुड़सवारों ने भड़काना शुरू किया तो हाथी ने अपने ही सैनिकों को कुचलना शुरू कर दिया। हजारों सैनिक पृथ्वीराज चौहान के खुद के हाथी की भेंट चढ़ गए। हाथी तीर से घायल होने के बाद अपने सैनिकों को कुचलते जा रहे थे। पृथ्वीराज की सेना में भगदड़ मच जाता है और सन 1192 का ये युद्ध, जो कि तराइन के युद्ध के नाम से जाना जाता है, उसमें पृथ्वीराज चौहान बंदी बना लिए जाते हैं। मोहम्मद गोरी के द्वारा उन्हें बंदी बनाकर गजनी ले जाया जाता है और अंत में उन्हें वहीं पे मार दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद पहली बार भारत में मुस्लिम शासन की नियुक्ति होती है। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया और खुद वापस अपने देश गजनी लौट जाता है और इस तरीके से शुरू हो जाती है गुलाम वंश की कहानी। इधर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के हार से संतुष्ट होकर जयचंद उत्तर भारत का राजा बन चुका होता है, लेकिन जयचंद की यह खुशी आज दिनों तक नहीं रह पाती, क्योंकि खैबर दर्रे के माध्यम से मोहम्मद गोरी एक बार फिर से भारत आ धमकता है और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ मिलकर कन्नौज पे आक्रमण किया, जहां पे जयचंद खुद अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे होते हैं। इस युद्ध में एक तीर लगने से राजा जयचंद की मौत हो जाती है और इस तरीके से कन्नौज पर भी मोहम्मद गोरी का शासन हो जाता है। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी से हमें यही पता चलता है कि राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी की थी, लेकिन बाद में इसका नतीजा उसको खुद भी भुगतना पड़ा और वो खुद भी मौत को प्राप्त होता है। पर दोस्तों, इसमें एक दूसरा पक्ष भी है, एक दूसरी कहानी भी है। लेकिन कुछ इतिहासकार जो जयचंद के जीवन पे ये शोध कर रहे होते हैं, उनका मत इससे कुछ अलग है।
प्रसिद्ध लेखक आनंद शर्मा ने राजा जयचंद के जीवन पे काफी शोध किया है, जिसमें उन्होंने यह पाया है कि इतिहास में कहीं भी राजा जयचंद के बेटी संयोगिता होने का चर्चा नहीं है। किसी भी लेख या दस्तावेज या किताब में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि राजा जयचंद की कोई संयोगिता नाम की बेटी थी। अब अगर यह मान लिया जाए कि संयोगिता नाम की कोई बेटी ही नहीं थी, तो फिर पृथ्वीराज चौहान के द्वारा संयोगिता के हनन की कहानी भी झूठी ही होगी। अब दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच कोई आपसी मतभेद रहे हो और किसी और कारण से यह मतभेद उपजे हो, लेकिन इस चीज से संबंधित भी कोई दस्तावेज इतिहास में हमें नहीं मिलता। इन इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए राजा जयचंद ने कहा था, ऐसा कोई प्रमाणिक लेख कहीं भी उपलब्ध नहीं है। जयचंद को लेकर एक मत यह भी है कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद एक साथ लड़े थे। हालांकि इस मत का भी कोई ऐतिहासिक प्रमाण इतिहास के पन्नों में मौजूद नहीं है। इतिहासकार राय चौधरी लिखते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध शुरू होने से पहले पृथ्वीराज चौहान अपने सभी पड़ोसी राज्यों से मदद मांगते हैं, पर राजा जयचंद को युद्ध के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। इस वजह से राजा जयचंद तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के साथ नहीं आए और तराइन के दूसरे युद्ध में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में मौत नसीब होती है। यह बातें इतिहासकार राय चौधरी लिखते हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर तराइन के पहले युद्ध और दूसरे युद्ध में, पहले या दूसरे किसी भी युद्ध में जयचंद ने मोहम्मद गोरी की मदद की थी, तो फिर गोरी ने जयचंद को क्यों मारा, जबकि वह जयचंद को भारत का गवर्नर बनाकर आसानी से भारत पर अपना राज चला सकता था। जयचंद द्वारा मोहम्मद गोरी के किए गए सहायता के बारे में भी कोई ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है। दोस्तों, यही कारण है कि भले ही ऐतिहासिक कहानी में राजा जयचंद को गद्दार कहा गया हो, पर इतिहास में ऐसे कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे इस बात की पुष्टि खुद इतिहास ही कर सके। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश आजाद होने के बाद भी हमें विदेशियों के द्वारा लिखा हुआ इतिहास पढ़ाया और बताया जाता है। आप राजा जयचंद को क्या मानते हैं? दोस्तों, आपके इस विषय पे क्या मत है, आप इस चीज को कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में कही गई जो भी बात है वो एक ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है और हमने जो लेखक का नाम बताया उन लेखक के मत के आधार पर है। इस वीडियो में हम ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाह रहे हैं राजा जयचंद गद्दार थे या नहीं थे। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है जिस चीज को हमको और आपको सही जानना होगा। बाकी अगर राजा जयचंद के बारे में आपने कहीं कुछ और भी कहानियां पढ़ी हैं या इतिहास में उनके बारे में कुछ ऐसा पढ़ा है जिससे कि आपको ये प्रूफ मिल पाए कि हाँ राजा जयचंद ने पृथ्वीराज से गद्दारी की थी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने वो चीज कहाँ पे पढ़ी।